Hello friends, welcome to today's live lecture. So in today's live lecture we are going to discuss our IA and IFS unit number 26 insurance product. So daily we are covering one unit MCQs in the form of live session. So today since so far we have covered 25 units, and today we are going to discuss our MCQs based on unit number 26. The topic name is insurance products. So now let's discuss. Before continuing our discussion, let me introduce you to our special offer for this Sunday. So today we are providing you 40% discount on all the courses. So this is the last chance to avail this 40% discount. From tomorrow, prices are rising for all the courses. So don't miss out on this incredible saving. You have to use this coupon code LEARN40 to unlock your saving. So seize this opportunity to enhance your knowledge at unbeatable price. Act now with code LEARN40. What you have to do, you just have to install our app link is provided in the description section. App का link आपको description section में मिल जाएगा. So you just have to install this particular app and avail this offer. Okay, so this is the link of the app, you can see, and the same link has been provided in the description section, which you can take help of. So now let's continue our today's discussion with the first question that we have. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है. पूछा जा रहा है कि पहला जो मॉडर्न इंश्योरेंस कंपनी भारत में इस्टेब्लिश हुआ था वो कौन सा था. तो दोस्तों ऑप्शंस है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, मद्रास इक्विटेबल कंपनी, इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी. सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1818 में. कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था? कलकत्ता में. राइट, इट वाज इस्टेब्लिश इन 1818 इन कलकत्ता. किसने इस्टेब्लिश किए थे? तो ब्रिटिश बिजनेसमैन थे जिन्होंने इसे इस्टेब्लिश किया था. राइट, तो दोस्तों ये पहला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी था भारत का जो कि रजिस्टर्ड था कंपनीज एक्ट ऑफ 1860. तो इसके मैं आपको कुछ फैक्ट बता दूं इसके बारे में. कंपनीज एक्ट ऑफ 1860 से रजिस्टर्ड ये पहला इंश्योरेंस कंपनी था भारत का. और ये जो कंपनी है ये इंश्योरेंस ऑफर करता था यूरोपियन रेसिडेंट को जो कि भारत में है, और इसके बाद में जो है इंडियन लोगों को भी ये कवर करना स्टार्ट कर दिया. तो बाकी जो ऑप्शंस हैं, मद्रास इक्विटेबल इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1836 में. इंडियन इंश्योरेंस कंपनी को 1850 में इस्टेब्लिश किया गया था, और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को 1906 में इस्टेब्लिश किया गया था. तो जो पहला मॉडर्न इंडियन इंश्योरेंस कंपनी इस्टेब्लिश था भारत में उसका नाम है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. सो आई हैव टू डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट रिलेटेड टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन. होपफुली यू एंजॉयड इट. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं. इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से फॉरेन इंश्योरेंस ऑफिस ने इंडियन मार्केट को डोमिनेट किया था 19th सेंचुरी के लेटर हाफ में. ऑप्शंस आर ब्रिटिश इंश्योरेंस ऑफिस, अमेरिकन इंश्योरेंस ऑफिस, फ्रेंच इंश्योरेंस ऑफिस, जर्मन इंश्योरेंस office. So friends, the correct answer to this particular question is option A, that is British Insurance Office. देखिए दोस्तों, जो हमारा 19th सेंचुरी का जो लेटर हाफ था उसमें ब्रिटिश एम्पायर अपने पीक पे था. राइट, और भारत इसका मेजर पार्ट था, जिस कारण से जो ब्रिटिश बिजनेसेस थे और ब्रिटिश इंडिविजुअल थे इनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था भारत में. सो ब्रिटिशर्स का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस था भारत में. पहला की पॉइंट ध्यान रखिए. उसके बाद दोस्तों इसके कारण क्या हुआ कि जो ब्रिटिश बिजनेस थे और इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनीज भी था, तो कुछ वेल नोन ब्रिटिश इंश्योरेंस कंपनी जो कि उस वक्त ऑपरेट हो रहे थे उसका मैं आपको नाम बताता हूँ. जैसे कि एक नाम था एल्बर्ट लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है, एल्बर्ट लाइफ इंश्योरेंस. उसके बाद दोस्तों रॉयल इंश्योरेंस, नाम सुन लीजिए, फियोनिक्स इंश्योरेंस, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस. ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस को भारत में फाउंड किया गया था लेकिन ब्रिटिश इन्वेस्टर के द्वारा ऑन किया गया था. तो ये सभी कंपनीज का सिग्निफिकेंट एडवांटेज था इंडियन इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि इनके पास ज़्यादा कैपिटल था. पहला कंसेप्ट है कि इनके पास ज़्यादा कैपिटल था, इनके पास ज़्यादा एक्सपर्टाइज था एज कम्पेयर टू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी. इनके पास बेटर अंडरस्टैंडिंग था इंडियन मार्केट का. तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ब्रिटिश इंश्योरेंस ऑफिस. बाकी ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि देखिए दूसरा ऑप्शन कह रहा है अमेरिकन इंश्योरेंस ऑफिस, तो ये उतने एक्टिव नहीं थे. राइट, इस पीरियड में फ्रेंच इंश्योरेंस ऑफिस की बात करें तो इनका भी प्रेजेंस था भारत में, लेकिन ब्रिटिश इंश्योरेंस ऑफिस जैसा डोमिनेटिंग ये नहीं थे. और जर्मन इंश्योरेंस ऑफिस भी उतने एक्टिव नहीं थे भारत में इस पीरियड के दौरान. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्रिटिश इंश्योरेंस ऑफिस. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है.
पूछा जा रहा है कि भारतीय सरकार ने कब इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करना शुरुआत किया। ऑप्शन है 1818, 1829, 1914, 1950। दोस्तों सही जवाब है 1914। देखिए जो पहला स्टैट्यूटरी मेजर था इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने का, वो था, मैं आपको नाम बता दूं, उसका नाम था इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट। इंडिया लाइफ एश्योरेंस, नॉट इंश्योरेंस, इट वाज इंडिया लाइफ एश्योरेंस, इट वाज इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एश्योरेंस कंपनीज एक्ट। तो ये कब आया था? ये आया था 1912 में। ये पहला स्टैट्यूटरी मेजर था इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करने का। तो इस एक्ट को लाया गया ताकि जो हमारे पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके और ये इंश्योर कर सकें कि जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल हो। तो इस एक्ट में क्या कहा गया कि जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्हें रजिस्टर्ड होना पड़ेगा सरकार के साथ और कुछ रेगुलेशन को गवर्न करना पड़ेगा, जैसे उन्हें एडिक्वेट रिजर्व मेंटेन करना है, पॉलिसी होल्डर को एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ये सभी चीज़ें थी। फिर दोस्तों उसके बाद आता है इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1928। क्या नाम था? इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट कब आया? 1928 में आया। तो इसमें क्या कहा गया कि इसके अंदर लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस दोनों आ गया। तो लाइफ प्लस नॉन लाइफ इंश्योरेंस दोनों आ गया। इसको अमेंड किया गया था 1938 में ताकि कंसोलिडेट कर सके और स्ट्रेंथन कर सके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को। तो दोस्तों भारत सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर को 1956 तक नेशनलाइज नहीं किया था, लेकिन सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर का सिस्टमेटिक वे में रेगुलेशन 1914 से ही शुरुआत कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नेशनलाइजेशन 1956 के बाद हुआ था, 1956 के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या रीजन था, क्या कारण था कि मॉडर्न इंश्योरेंस कंपनी को भारत में इस्टेब्लिश किया जाए? ऑप्शन है हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना, ऑप्शन बी कह रहा है कि जो हमारे कैलामिटीज़ में रिसोर्सेज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे पूल करना, तो ऑप्शन सी कह रहा है कि ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करना, ऑप्शन डी कह रहा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करना। दोस्तों देखिए सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, टू पूल रिसोर्सेज फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग कैलामिटीज़। देखिए जो पहला मॉडर्न इंश्योरेंस कंपनी था वो ब्रिटिश बिजनेसमैन ने इस्टेब्लिश किया था अर्ली 19th सेंचुरी में, राइट। तो ये जो कंपनीज थे ये प्राइमरीली सेटअप हुए थे ताकि हम रिसोर्सेज को पूल कर सकें बहुत सारे लोगों से, ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें किसी फाइनेंशियल लॉसेस से, राइट। सो दिस वाज द मेन रीजन। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है, उसने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, क्या लिया? हिटू LIC। तो वो रेगुलर प्रीमियम पे करेगा किसे? इंश्योरेंस कंपनी को। ही वुड पे रेगुलर प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी, राइट। तो दोस्तों मान लीजिए कि उस पर्सन का डेथ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? एक लमसम मनी बेनिफिशियरी को पेमेंट कर देगी। इससे क्या होगा? फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा फैमिली को ड्यूरिंग द डिफिकल्ट टाइम। तो इंश्योरेंस कंपनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करने में। देखिए यहाँ लिखा है ना, टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ट्रेड एंड कॉमर्स को भी प्रमोट करती है, राइट। तो जैसे इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क, मान लीजिए फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, इन सभी से यदि इंश्योरेंस मिल जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए आसान हो जाता है बिजनेस को ऑपरेट करना। अब जरा ऑप्शंस वाइज चलिए। पहला ऑप्शन कर रहा है कि हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना, तो ये प्राइमरी रीज़न नहीं है हमारे मॉडर्न इंश्योरेंस कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट का। कुछ इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है लेकिन इनका प्राइमरी फोकस ये नहीं होता है। देखिए ऑप्शन बी तो सही ही है। ऑप्शन सी कर रहा है ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करना, ये सेकेंडरी रीज़न है लेकिन ये प्राइमरी रीज़न नहीं है। और नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ये भी एक रीज़न नहीं है, राइट। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी रिसोर्सेज को पूल करना कैलामिटीज़ के दौरान रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला स्टैट्यूटरी मेजर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए उसका क्या नाम था? तो ऑप्शन है इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1928, इंश्योरेंस एक्ट 1938, इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912, इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 1950। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912। तो इस एक्ट को इनेक्ट किया गया ताकि जो हमारे पॉलिसी होल्डर्स हैं इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकें। तो इस एक्ट में कहा गया है कि जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैं जो कि सरकार के साथ रजिस्टर्ड हैं उन्हें कुछ रेगुलेशन से कॉम्प्लाई करना पड़ेगा, जैसे इन्हें एडिक्वेट रिजर्व मेंटेन करना होगा,
right? They have to maintain their adequate reserves and also they have to provide the policy holder with adequate information. बाकी ऑप्शंस को देखते हैं. पहला ऑप्शन है इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1928. तो बेसिकली इसको इनेक्ट किया गया था जिससे हम लोग दोनों LIC लाइफ इंश्योरेंस और नॉन LIC नॉन लाइफ इंश्योरेंस, राइट, तो दोनों को कंपनीज को रेगुलेट कर सकें. जहाँ तक बात है इंडियन इंश्योरेंस एक्ट 1938 की, ये प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को गवर्न करता है भारत में आज के समय में. तो ये इसने क्या किया कि जितने भी पहले के लेजिस्लेशन थे सभी को कंसोलिडेट किया और उसे अमेंड किया. जैसे कि इसमें इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 भी इंक्लूडेड है. और ये तो मैंने आपको पहला ही बताया कि इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 पहला स्टैट्यूटरी मेजर था. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका. लेकिन जो ऑप्शन डी का रहा है इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 1950, तो ये अमेंडमेंट लाया गया था 1938 के एक्ट में. ये जो 1938 का एक्ट था ना, इसमें अमेंडमेंट लाया गया था. इसके अंदर कुछ चेंजेस लाए गए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, जैसे कि इंश्योरेंस एडवाइजरी काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट किया गया. सो फ्रेंड्स, दिस इज हाउ वी मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट रिलेटेड टू अ पार्टिकुलर MCQ. यही हमारा तरीका है दोस्तों. हम लोग MCQs के एक एक ऑप्शंस को देखते हैं, एक एक ऑप्शंस को समझते हैं, ताकि मान लीजिए कि अगले नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आपको ऑप्शन से पूछ लिया जाए तो उसका जवाब आप दे पाएं. सो दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ कवरिंग MCQs. सो इफ यू वांट सच टाइप ऑफ MCQs videos for all the units, what you need to do, you just have to WhatsApp me on this particular number. We have prepared MCQs videos explanation in such a manner for all the units. राइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमारा जो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1928 है, इसका मेन पर्पस क्या है? ऑप्शंस है इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज करना, ऑप्शन बी है इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करना, ऑप्शन सी है कि इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना. दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, कि इन स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना. तो याद रखिएगा कि इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट जो 1928 आया था, राइट, तो इसका मेन पर्पस था कि गवर्नमेंट जो है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करे, किसके बारे में? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में और प्लस नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में जो कि भारत में ट्रांजैक्ट हो रहे हैं. तो इस एक्ट में कहा गया कि जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है वो एनुअल रिटर्न सबमिट करेंगे सरकार को. इसके अंदर जानकारी रहेगी उनके बिजनेस के बारे में कि कितना पॉलिसी इशू किया गया, कितना प्रीमियम कलेक्ट किया गया, कितना क्लेम पे किया गया. इस इंफॉर्मेशन को सरकार यूज करती है ताकि हमारे जो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर्स है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, इसके हेल्थ को मॉनिटर कर सके. तो जरा ऑप्शन वाइज चलते हैं. ऑप्शन ए कर रहा है नेशनलाइज इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया. तो दोस्तों नेशनलाइजेशन वाज नॉट द मेन एम, नेशनलाइजेशन वाज हैपेंड इन 1956, आफ्टर 1956. ऑप्शन बी कर रहा है टू रेगुलेट लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया. तो ये भी मेन पर्पस नहीं था इंडियन इंश्योरेंस एक्ट का. तो क्योंकि देखिए ये जो इंडियन इंश्योरेंस एक्ट 1928 में बार बार आपको बता रहा हूँ, केवल लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस नहीं, ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को भी रेगुलेट कर रहा है. दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो रॉन्ग. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है, JIV 1 मंथ क्रैश कोर्स. इसका आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं. दिस प्रोवाइड यू फास्ट ट्रैक लर्निंग. इट इज़ डिजाइन फॉर JIV एस्पिरेंट टू कवर द इंटायर सिलेबस क्विकली. इट प्रोवाइड्स यू कंसाइज वीडियोस. आपको टॉपिक का ओवरव्यू मिल जाएगा शॉर्ट में. इंगेजिंग वीडियोस होते हैं. यूनिट वाइज MCQs मिलेगा, यानी PDF के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. कंसाइज नोट्स मिलेगा और फाइनली मॉक टेस्ट मिलेगा. सो ऑल दिस थिंग यू आर गेटिंग एट अ सिंपल प्राइस ऑफ ₹1000 for all the 4 subjects. So this is the easiest thing you can do. This 1 month crash course is valid for 2 months for your JIV examination. So do subscribe if you want to enroll in this particular course. What you need to do, you just install this app JIV and CIV Made Simple. The link is provided in the description section. Install this particular app and get enrolled in this particular course and boost your preparation for upcoming JIV examination. Similarly, we have JIV bilingual comprehensive plan. So the content are the same. However, the period of validity is different. Right? It costs you 2000 rupees and the content are available to you. Content will be available to you for 6 months. Now let's see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन से एक्ट है जिसने कंसोलिडेट किया, प्रीवियस लेजिस्लेशन को अमेंड किया ताकि इफेक्टिव कंट्रोल हो सके इंश्योरर के एक्टिविटीज़ में? ऑप्शंस आर इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1928, इंश्योरेंस एक्ट 1938. दोस्तों सही जवाब है इसका इंश्योरेंस एक्ट 1938. इसने कंसोलिडेट किया, इसने अमेंड किया पहले के लेजिस्लेशन को. और दोस्तों ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस सेक्टर को भारत में.
इस एक्ट में IRDA को इस्टेब्लिश किया गया। IRDA क्या है? इंश्योरेंस, मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, IRDA का इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 को बहुत बार अमेंड किया गया। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है ये 2021 में आया। तो इस अमेंडमेंट को लाया गया ताकि जो हमारे चेंजिंग नीड है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का उसको टैकल किया जा सकते, उसको ध्यान में रखे हुए। बाकी जो ऑप्शंस है, इंडियन इंश्योरेंस एक्ट 1928 ये पहला लेजिस्लेशन था, ठीक है, और इसको 1938 में कंसोलिडेट और अमेंड किया गया। फिर 1912 जो था वाला अमेंडमेंट एक्ट था, ये पहला लेजिस्लेशन था, राइट। और 1950 का जो अमेंडमेंट है ये 1938 का जो इंश्योरेंस एक्ट है उसमें अमेंडमेंट किया गया, कुछ चेंजेस लाए गए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में। सो होपफुली द कंसेप्ट इज क्लियर नाउ। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1950 में जो नेशनलाइजेशन किया गया इंश्योरेंस बिजनेस का, इसके पीछे क्या कारण था? पहला है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का एलिगेशन, दूसरा है कि इंश्योरेंस मार्केट में हाई कंपटीशन होना, तीसरा है कि इंश्योरर एक्टिविटी में लैक ऑफ इफेक्टिवनेस, एंड ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। बहुत सारे रीजंस थे नेशनलाइजेशन के पीछे। देखिए, सबसे पहला है कि कुछ इंश्योरेंस कंपनी जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का एलिगेशन लगाती थी। दूसरी बात है कि इंश्योरेंस मार्केट में बहुत कंपटीशन बढ़ गया था, जिस कारण से डिफिकल्ट था जो छोटे और नए प्लेयर हैं वो सर्वाइव कर पाए। तीसरा था कि इफेक्टिव कंट्रोल ना होना, राइट, जिस कारण से दोस्तों कुछ कंपनी जो है रिस्की प्रैक्टिसेस में इंगेज हो रही थी। एंड द लास्ट पॉइंट इज द गवर्नमेंट डिज़ायर टू यूज इंश्योरेंस एज अ टूल टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो नेशनलाइजेशन जो इंश्योरेंस सेक्टर का था, ये एक मेजर स्टेप था सरकार के एफर्ट में, ताकि वो अपने इकोनॉमी पे कंट्रोल को एक्सपेंड कर सकें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जनरल इंश्योरेंस काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, किस साल हुआ था? दिस इज द क्वेश्चन विच हैव बीन आस्क्ड। एंड व्हेन द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड? Options are 1957, 1968, 1972, 1973. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1968 में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को एस्टैब्लिश किया गया। ओके, सो नॉट द इंश्योरेंस, सॉरी 1957, द करेक्ट आंसर इज 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या पर्पस था जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को एस्टैब्लिश करने का? ऑप्शन ए कर रहा है कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज करना, इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करना, एक कोड ऑफ कंडक्ट को एस्टैब्लिश करना फेयर कंडक्ट के लिए और साउंड बिजनेस प्रैक्टिस के लिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। किस साल में इंश्योरेंस एक्ट को अमेंड किया गया ताकि इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट कर सके और मिनिमम सॉल्वेंसी मार्जिन को सेटअप कर सके? तो ऑप्शंस आर 1957, 1968, 1972, 1973. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1968. टैरिफ एडवाइजरी कमेटी के एस्टेब्लिशमेंट का क्या पर्पस था 1968 में? तो ऑप्शन ए कर रहा है कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज करना, ऑप्शन बी कर रहा है इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करना, ऑप्शन सी कर रहा है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट को एस्टेब्लिश करना फेयर कंडक्ट और साउंड बिजनेस प्रैक्टिस के लिए, ऑप्शन डी कर रहा है कि टैरिफ एडवाइस करना इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। दोस्तों सही जवाब है इसका टैरिफ एडवाइस करना इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. So friends, this is the detail regarding our JIB PDF plan. It includes theories, MCQs, PDF for all the 4 subjects. Also we provide you previous year questions, okay, and besides that we also provide you quick revision PDF, capsule PDF for your final revision before the examination. So you can avail 40% discount on this particular course. For more detail you can install our app and get enrolled in this particular course. Next question कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का नेशनलाइजेशन कब हुआ? एक तो मैंने आपको इंश्योरेंस का बताया, नेशनलाइजेशन 1956 में हुआ. जहाँ तक बात है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का नेशनलाइजेशन, तो ये हुआ 1973 में, 1973. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. कौन सा एक्ट था जिसको 1972 में पास किया गया जिसने जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइज किया? ऑप्शंस आर जनरल इंश्योरेंस काउंसिल एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, टैरिफ एडवाइजरी कमेटी एक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज, एक और ऑप्शन है ऑप्शन डी, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट. तो करेक्ट आंसर इज जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट. कितने इंश्योरर को एमलगमेट किया गया ताकि 4 कंपनी को भारतीय इंश्योरेंस सेक्टर में फॉर्म किया जा सके? ऑप्शंस आर 107, 4 एंड 1. करेक्ट आंसर इज 107. तो 107 इंश्योरर को एमलगेट किया गया टू फॉर्म 4 कंपनीज इन द इंडियन इंश्योरेंस एक्ट.
Now let's see the last question. I think what are the name of the 4 companies formed by amalgamating. अभी मैंने आपको बताया कि इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरर को अमलगेमेट किया गया, तो वो 4 कंपनी का नाम क्या था? ऑप्शन ए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन बी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंश्योरेंस इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ऑप्शन बी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस लिमिटेड, ऑप्शन सी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए ये 4 कंपनीज का नाम था, याद रखिएगा। एक तो NICL है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा NAICL नेशनल इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा है OICL और इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एंड द फाइनल इज यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। So friends, this was all about our today's live MCQ session. Hopefully you enjoyed this particular session. So this is the link of our app. This is how our app appears on the Google Play Store. You just have to click on this install icon. After clicking on the install icon, you have to just install this particular app. After installation, you have to enter your mobile number on which you will get OTP. The same OTP you have to enter so as to access this type of interface. And you just have to click on this 3 dot so that you can get the free material section. And in the free material section, daily we are conducting daily free quizzes which is completely free for everyone, which includes 60 questions daily on daily basis. So these are more than enough which are conducted from based on Macmillan pages, so you can avail all these things. Okay, so friends, if you have any query related to JIB examination, feel free to contact me on this particular number. Do contact us for any query related to JIB examination, and also you can subscribe our channel and show your love and affection by liking and sharing with your colleague. Okay, and finally, thanks for watching.